खमागणी स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और आज हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, हिमालयाज की वनरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड। GS1 के अंदर और यूपीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट के लैंडस्लाइड की वनरेबिलिटी, उनमें कंपैरिजंस, हिमालयाज क्यों इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड को लेके प्रोन है, इन सारे क्वेश्चंस को काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या है हिमालयाज के स्ट्रक्चर के अंदर कि वो लैंडस्लाइड को लेके इतने ज़्यादा वनरेबल्स हैं। एंड स्पेशली अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, तो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से हिमालयाज की वनरेबिलिटी टू डिजास्टर्स, इसे हम दुनिया का वन ऑफ दी मोस्ट डेंजरस हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है हिमालयाज में, उसमें बात करेंगे। रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 41 वर्कर्स 17 डेज तक सिलक्यारा बारकोड टनल के अंदर फंस गए थे। तो ये कोलैप्स हो गई थी। एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये सिलक्यारा बारकोड टनल, जो कि यमुनोत्री को दारासू से कनेक्ट कर रही है, लगभग 4-4.5 किलोमीटर की ये टनल है, ये पहली बार कोलैप्स हुई है। उससे पहले भी ये कोलैप्स हो चुकी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल है गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये एक ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट बनेगी। ये एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे जनरली विंटर्स के अंदर रोड ब्लॉक हो जाती है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर या ऑल वेदर ना होने की वजह से वहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है और ये चार धाम यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगी। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे बहुत ही वीगन स्ट्रक्चर की वजह से, और ये जो टनल है ये एक लाइमस्टोन वाले एरियाज में बन रही थी। जनरली जब टनल्स बनती हैं तो वहाँ पे बहुत ही डीप सिविल एंड जियोलॉजी की स्टडीज़ होती हैं। वहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, कितना प्रेशर वो झेल सकती है। अगर हम यहाँ से इस पहाड़ की छोटे से टुकड़े को तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो ये इसकी स्टेबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट डालेगा, यहाँ पे कितनी वनरेबिलिटी रहेगी डिजास्टर्स की। बहुत सारी स्टडीज़ की जाती हैं। उन्हीं एक स्टडीज़ में से इट वॉज प्रॉपर बट सम हाउ द डिजास्टर हैपेंड। हालांकि हमने सारे 41 वर्कर्स को रेड होल माइनिंग से उनको बाहर निकाल लिया था, बट 17 डेज तक वो वहाँ पे ट्रैप रहे थे। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरी बात को ना यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना, कंटेंट को मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हम क्या बात करते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आओ। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी या इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये ना बड़ा विशियस साइकिल सा बनता है, या फिर आप ऐसे सोचो कि बड़ा डोमिनियन इफेक्ट टाइप बनता है। अब होता क्या है ना, I'm taking you to a white page. Let's see. देखो, हम बात करते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सोलर इंसोलेशन का परसेंटेज तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हो क्या रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी ग्रीन हाउस ट्रैपिंग गैसेज हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, जो हमारे जाने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशंस को कैप्चर कर लेती हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो जो हमारा हीट बजट रहता था वो हीट बजट डिस्प्रपोर्शनेट हो गया है। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, अब ये देखो, ये जो सारे है ना, ये ज्योग्राफी के कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं ये ट्रैप हो गई हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली गर्म होता जा रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जिसी के लिए हम बोलते हैं कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए इंडस्ट्रियल लेवल से, और 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, डिजास्टर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, वेरी वेल, जेन्युइन पॉइंट। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे, अभी 1.5 तक तो हम नहीं पहुंचे हैं, बट धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब ज्योग्राफी का बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल इन एटमॉस्फेयर का। ये ना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक ब्लॉक ऑफ एयर है, अगर लेट्स से इसका टेम्परेचर, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे एक सिमिलर एयर का ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसमें, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, यहाँ पे इस एयर ब्लॉक का जो कि कोल्ड है कंपैरेटिवली, इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मैं WHC लिख रही हूँ इसको, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रह सकते हैं जब तक कि ये सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाए।
वो लेट्स से कि ये 2 किलो, अगेन एज आई सेड कि मैं सिंपल भाषा में बता रही हूँ, लेट्स से कि 2 किलो तक का वाटर होल्ड रख सकता है। जबकि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ये 2 की जगह लगभग 6 किलो तक का पानी अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर होल्ड रह सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस टेम्परेचर इंक्रीज से एक तो हमारा जो इवोपरेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो ओशियन से हो, चाहे वो ग्लेशियर की मेल्टिंग से हो, चाहे वो रिवर से हो, चाहे वो हमारा इवो ट्रांसपरेशन हो, जो कि मतलब हमारा पेड़ों से होता है। जो पेड़ की पत्तियां भी तो मॉइस्चर रिटेन रखती हैं, तो वो भी इवो ट्रांसपरेशन बोलते हैं हम उसे, ट्रांसपरेशन ट्री से जो होता है। या फिर अगर हमारा सॉइल का भी मॉइस्चर है तो वो भी इवोपरेशन होगा, सॉइल मॉइस्चर इवोपरेशन हो रहा है। तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमारा जो पानी होल्डेड है किसी मटेरियल सॉलिड फॉर्म में, वहाँ से वो इवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये इंक्रीज हो गई है। अब इसकी वजह से क्या होगा, और दूसरा एरोसोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोल्यूशंस की, है ना। तो अब पोल्यूशंस की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर एरोसोल्स भी इंक्रीज हुए हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये क्या हुआ, ये बड़ा ही डेडली कॉकटेल बन गया यहाँ पे। अब ये जो इंक्रीज्ड मॉइस्चर है, मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो इन जो मॉलिक्यूल्स हैं एरोसोल्स हैं इनके चारों तरफ ये कंडेंस होके धीरे धीरे एयर या वाटर ड्रॉपलेट्स बनाना स्टार्ट करती हैं, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में बन के क्लाउड को फॉर्म करना स्टार्ट करती हैं। अब जब इतना ज़्यादा एरोसोल है और इतनी ज़्यादा 6 किलो एग्जाम्पल में लिया है हमने, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, डिजास्टर आएगा, फ्लैश फ्लड आएगा, है ना, इरेटिक रेनफॉल होगा। जबकि 2 किलो में शायद इतना नहीं होता, अगर यहाँ पे बहुत एरोसोल्स भी होते, बट मॉइस्चर तो 2 किलो ही है ना। तो जितना मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में उतना ही मॉइस्चर नीचे गिरेगा। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन हिमालयाज। हिमालयाज कंटिन्यूसली हो रहे हैं गर्म, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड एंड डेवस्टेशन, अभी उत्तराखंड में अभी पिछले साल 2023 के अंदर बहुत ही भयंकर फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड आया था। इट टुक अराउंड लाइव्स ऑफ 400 पीपल। ये क्लाइमेट की वजह से ये जो इकोसिस्टम है ना ये बहुत ही वनरेबल एंड फ्रेजाइल हो रहा है। अब देखो, जो मैंने आपको अभी समझाया ना वो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि राइजिंग टेम्परेचर की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक इवोपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज हो रही है, पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर एरोसोल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा क्लाउड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और सडन एक्सट्रीम रेनफॉल्स हो रहे हैं। अब ये जो कांस्टेंट राइज इन सी एंड लैंड टेम्परेचर है इसकी वजह से हिमालयाज, अगेन हिमालयाज क्या है ना कि एज अ प्रोटेक्टर खड़े हैं नदर्न इंडिया की तरफ। तो जो भी हमारा मॉनसून आ रहा है या जो भी हमारी अगर विंटर रेन आ रही है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मेडिटेरेनियन सी से, वो हिमालयाज को क्रॉस करके जा नहीं पाती है। तो हिमालयाज में उत्तराखंड हिमाचल पे जब ये क्लाउड या फिर ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आके टकराती हैं, ये यहाँ पे ऊपर ऑरोग्राफिक रेनफॉल करती है, और क्योंकि इनके पास मॉइस्चर कंटेंट की कमी नहीं है, ये बहुत सडन रेनफॉल करती है, बहुत इरेटिक और बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, ठीक है। अब हम आगे जाए उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, हम 3 फरवरी को ज्योग्राफी ऑप्शनल में करंट अफेयर स्पेशल वर्कशॉप रख रहे हैं। जनरली जो इशू आता है वो ये होता है कि हम करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी से कैसे लिंक करें। जैसे कि ये करंट एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स की हम बात कर रहे हैं, हमने 5-6 एग्जांपल्स की बात करी है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन है उसके अंदर सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारी ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज हो रही है, रेनफॉल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, क्लाउड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और इन सब की वजह से लैंडस्लाइड कैसे इंक्रीज हो रहा है। बट दीज आर द कॉन्सेप्ट जो राइट, और इसके साथ में आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ते हैं। तो ये जो लिंकेज है कि न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स निकाल के लाना और उसको फिर हमारे स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करना, ये बहुत बड़ा हर्डल होता है जनरली एस्पिरेंट्स में। तो इसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम बात करेंगे 3 फरवरी को शाम को 5 बजे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, ताकि आप सबके साथ में 1-to-1 डिस्कशन हो सके। आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल है कि उसे कैसे लिंक करेंगे, तो उन सब के बारे में बात हो सके। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम अगर हिमालयस के लैंडस्लाइड की बात करें तो एक बार पहले ना लैंडस्लाइड की डेफिनेशन देखते हैं। लैंडस्लाइड जो है ना ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई आर्टिफिशियल या मैन मेड फिनोमेना नहीं है
ये कॉज इसका नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, बट ये फिनोमेना नेचुरल है, जिसके अंदर जो हमारा स्लोप का मटेरियल है, जैसे कि हमारी रॉक हो गई है, सॉइल हो गई है, डबरीज हो गई हैं, ये सारी चीज़ें ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर, नीचे ग्रेविटी हमें पता है हमेशा नीचे की तरफ वर्क करती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर ये आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब पूरा पहाड़ गिर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, इसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। अब इसके टेक्निकल टर्म में हम लैंडस्लाइड को एक दिन अलग से दे रहा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड, जिसे हम सॉइल क्रीप बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं, लैंड मूवमेंट बोलते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। बट सडनली देखो, जनरली होता क्या है ना कि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगेन आई एम गोइंग इनटू अ वेरी लेमन लैंग्वेज, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि लैंडस्लाइड का क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है। जो मैं इरेटिक रेनफॉल की बात कर रही हूँ, उसका लैंडस्लाइड से क्या लेना देना है। होता क्या है ना, जनरली यहाँ पे पेड़ पेड़ होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती है ना यहाँ पे, वो यहाँ की मिट्टी को बांध के रखती है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम किसी भी चीज़ का कोई बिल्ड करते हैं, वहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा। वहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जैसे कि टनल की भी बात करते हैं, तो टनल को बनाने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं कि या तो वहाँ पे ड्रिलिंग मशीन ले जाके उसमें ड्रिल करा जाता है, या फिर छोटे छोटे उसमें बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो सॉइल का स्ट्रक्चर है ना, ये लूजन अप होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, इसके बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात समझो, आपने कोई बड़ा सा पत्थर लिया है, अब आप इसको हथौड़े से कंटिन्यूअसली मार रहे हो, क्या होगा, धीरे धीरे इसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब जब क्रैक आ जाएगा तो अब ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्रैक, एक क्रैक आते ही फिर आप उसी क्रैक पे कंटिन्यूअसली मारते जाओ, पत्थर बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, अब सेम टाइप की सिचुएशन यहाँ पे है। जनरली यहाँ पे जो सॉइल है ना, वो बाइंडेड रहती है, वो आपस में लूज नहीं होती है, बहुत जुड़ी हुई सॉइल होती है। तो उसकी वजह से हल्के फुल्के मोमेंट या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से वो सॉइल नीचे खिसकती नहीं है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ या फिर हमारी इस तरह की बिल्डिंग अप चल रहा है कुछ भी, तो उसमें ये सॉइल धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मिट्टी को पकड़ने वाला ये जो पेड़ है, ये भी खत्म होने वाला है। और अब ऊपर से मान लो हो गई है यहाँ पे भाई बारिश, बारिश में क्या हो रहा है, पानी, पानी क्या करेगा, ये जो लूजली बाइंडेड सॉइल है, इसके बीच में सीप इन कर जाएगा। जैसे ही सीप इन करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में दो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसको ये वाटर खत्म कर देगा। क्योंकि वाटर की क्या होती है, स्लिपरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। मतलब ये तो आप जनरली वैसे भी समझ सकते हो कि अगर फ्लोर पे पानी बिख रहा है तो आप बड़े संभल के चलते हो, आपका पाँव पानी पे लगा और आप फिसले वहाँ पे, है ना। नॉर्मली नहीं फिसलोगे आप जब तक आप संभल के चलोगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। वाटर की वजह से सॉइल के अंदर जो है वो और ज़्यादा लूजन अप हो गई है। तो अब यहाँ पे जैसे ही कोई एक्टिविटी हुई, हल्का सा वाइब्रेशन हुआ, ये पूरी की पूरी मिट्टी ग्रेविटेशन के फोर्स में यहाँ से आके ये नीचे गिरेगी पूरी की पूरी। और इसकी वजह से क्या होता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, रिवर्स ब्लॉक हो जाती हैं, रिवर्स अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, फ्लडिंग सिचुएशन आ जाती है। अगर यहाँ पे कोई हैबिटेंट है तो वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है। तो ये जनरल लैंडस्लाइड की एक एक्टिविटी है कि लैंडस्लाइड कैसे होता है। तो ये जो इसमें लिखा है, मैंने आपको यही समझाया। जनरली जो आप सुनोगे ना, उत्तराखंड एंड हिमाचल के अंदर जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, वो डिजास्टर्स जनरली जून टू सितंबर के बीच में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है। एंड अगेन, बहुत ज़्यादा बारिश हिमालयाज में क्यों गिर रही है उसके बारे में हमने बात कर ली है। बट यहाँ पे एक बात लिखी है, ये चेन ऑफ इवेंट्स इंटेंसिफाइड बाई मैन मेड कंस्ट्रक्शंस एंड डिफॉरेस्टेशन। समझ आया आपको अब कैसे ये एक्सेसिव रेनफॉल या फिर जो मेन मेड कंसंट्रेशंस कंस्ट्रक्शंस या फिर डिफॉरेस्टेशन से ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। अब जीएसआई के हिसाब से इंडिया का लगभग 15% लैंड मास जो है वो लैंडस्लाइड को लेके वनरेबल है। अब इसके अंदर जो ये आपको रेड डॉट दिख रहा है, हिमालयाज के अंदर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट एंड लिटिल बिट समवेयर इनटू द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो, ये सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हजार्ड पार्ट है हमारा। अब हिमालयाज के अंदर ऐसा क्या है, हिमालयाज क्यों इतने हो रहे हैं लैंडस्लाइड प्रोन, ये बात होती है हिमालयाज़ के स्ट्रक्चर में, हिमालयाज़ की फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट में। हिमालयाज़ जो हैं वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बने हुए हैं। अब यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ से इंडियन प्लेट आई, इससे टकराई और यहाँ पे हिमालयाज़ का ओरिजिन हुआ। अब ये क्या है, कंटिन्यूसली जो इंडियन प्लेट है ये अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस भी बिल्डअप हो रहा है, टेंशन बिल्डअप हो रही है। और कंटिन्यूसली इसकी वजह से जो रॉक्स है उसमें स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, वो फ्रीबल है, वो वीक है,
हैं वो लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक को काफ़ी प्रोन है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है ना वो काफ़ी रग्ड है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि जो हिमालयाज़ है ना ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। वेस्टर्न घाट क्या है हमारा, सॉलिड वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, प्राइमरी रॉक से बना हुआ है, बहुत स्टेबल है कंपैरेटिव टू केरल के अंदर भी काफ़ी लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, बट रॉक किस तरह की है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा हिमालयाज़ की हाइट बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हाइट, और ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है और अभी भी ये प्लेट मूव कर रही है। ऊपर से इसमें क्लाइमेट चेंज इन इकोसिस्टम फ्रेजिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है। आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा टॉक्सिक कॉकटेल क्रिएट हो रही है, जो बहुत ना सिर्फ लैंडस्लाइड के बल्कि और भी ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स के प्रोन हो रही है ये। जोशीमठ का जैसे कि एग्जांपल है, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे कि केदारनाथ का फ्लड आया था, उत्तराखंड में लास्ट ईयर फ्लड आया, उससे लास्ट ईयर फ्लड आया, कंटिन्यूसली फ्लैश फ्लड की सिचुएशंस आती हैं। ये सब क्यों आ रही हैं, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज मल्टीपल फैक्टर्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली सब लोग पता नहीं क्यों मिस कर देते हैं, दूसरा है डिस्टेबलाइजेशन ड्यू टू थिनिंग एंड रिट्रेटिंग ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो है वो हिमालयाज में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखते हैं। धीरे धीरे जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट होंगे तो वहाँ के आसपास की जो रॉक है, ग्लेशियर्स क्या है कि बहुत बड़े टन्स के अंदर होते हैं, ये भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, बट बहुत स्लोली लाइक सेंटीमीटर्स, कभी कभी कोई ग्लेशियर्स मीटर्स बाई ईयर भी मूव करता है। अब यहाँ पे जब ये थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, जब इवोपरेशन की वजह से या फिर अगर स्नोफॉल नहीं हो रही है, अगर इनमें फिलिंग ऑफ आइस अगेन नहीं हो रही है, या रिट्रीटेड ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं, तो उनके आसपास का जो मटेरियल है, जो लूजन अप मटेरियल है, बड़ी बड़ी रॉक्स होंगी, बड़ी बड़ी डब्रीज होंगी, वो सारी डब्रीज क्या करेंगी, वो लूजली अनकंसोलिडेटेड रहेंगी। तो वहां पे भी अगर कोई एक्टिविटी हुई, वाइब्रेशन हुई, अर्थक्वेक हुई, तो ये वाला जो एंटायर माउंटेन स्लोप है ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो सकता है। सो दिस इज अगेन अनदर रीजन कि वाई हिमालयाज आर बिकमिंग सो प्रोन टू दिस। अब हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन हिमालयाज की, तो जैसे कि डैम, रोड, हम किसको नहीं पसंद है पहाड़ देखना, वो सबको बड़े पसंद है। चांदनी रात में आप इस तरह के पहाड़ देख रहे हो, इट लुक्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल, इट्स द ब्यूटी ऑफ द नेचर, बट अगेन हमारी डिमांड की वजह से वहाँ पे सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी, विच मीन्स रोड्स कनेक्टिविटी बनेगी, होटल्स क्रिएट होंगी, इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी, और उन सब की वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिजास्टर बनना स्टार्ट होगा। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर का इफेक्ट की अगर हम हिमालय पे बात करें तो सबसे पहले है स्लोप डिस्टेबलाइजेशन का, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो हम ये रोड्स, होटल्स, पावर हाउसेस, जो डैम्स बन रहे हैं, हमारे रिजर्वॉयर्स बन रहे हैं, उन सबको बनाने के लिए ब्लास्टिंग होती है, माइंस बनती हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, तो उसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया स्लोप लूजन अप होता है, डिस्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा फ्लड, जो हम रिवर का पूरा चैनल ऑल्टर कर देते हैं, फ्लड अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। देन अगेन जैसे उत्तराखंड का डिजास्टर आया था, अनदर पॉइंट लैंडस्लाइड वी टॉक्ड अबाउट, जैसे कन्नूर हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड आया था 2022 में। नाउ जो हम अभी वर्कशॉप में बात करेंगे वो हम इसी तरह की बात करेंगे कि जैसे ये सब एग्जांपल्स हैं, आप जब स्टैटिक के पॉइंट लिखोगे तो आपको इन एग्जांपल्स को कोट करना है ताकि आपका पॉइंट प्रूव हो जाए कि आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो। जैसे कि अर्थक्वेक की बात है, ह्यूज प्रेशर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द लार्ज स्ट्रक्चर्स ऑफ द डैम, अर्थक्वेक की वजह से, इरोजन या डिजर्टिफिकेशन की वजह से, या फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, जैसे कि टिहरी है, टिहरी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का। टिहरी जो गांव था पूरा का पूरा, जहाँ पे टिहरी डैम बना है, जो वन ऑफ दी आई थिंक बिगेस्ट एंड हाईएस्ट हमारा किसी चीज़ का डैम है, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट फैक्ट ऑफ इट। वहाँ पे जो भी कम्युनिटी थी, गांव बसा हुआ था, उस पूरे गांव को डिस्प्लेस करके एक नई जगह बनाई गई, न्यू टिहरी बनाई गई है। और जो टिहरी थी इसको पूरा का पूरा ये डूब गया है गांव जो था, क्योंकि वहाँ पे अभी टिहरी डैम बन गया है, तो वहाँ पे टिहरी रिजर्वॉयर बना है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स। अब ये बहुत छोटा सा है, मैंने सिर्फ की पॉइंट्स दिए हैं इसमें से कि आप हिमालय, अब क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो ये पॉइंट कि हिमालयाज क्लाइमेट चेंज से कैसे इम्पैक्टेड हो रहा है। सबसे पहली तो बात है कि देखो, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज की बात करी है तो मतलब जो ग्लेशियर्स हमारा है वो बहुत जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट होगा, मतलब कि जो रिवर में पानी का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, हमारा इकोलॉजी के अंदर अनसस्टेनेबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, जिसको आप चाह के भी वापस सही नहीं कर सकते हो। ग्लेशियर्स रिसेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे नेचुरल डिजास्टर्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा इट बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोन टू दिस, डिसलोकेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी,
कम्युनिटीज़ डिपेंडेंट ऑन हिमालयन इकोसिस्टम वो सब हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, देखो 8 प्रोग्राम चलाए गए थे, उसमें से एक है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। इसमें क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की एंडिंग हमेशा एक वे फॉरवर्ड के साथ होती है, कंक्लूजन के साथ होती है। तो इसमें जैसे कि हम इकोसिस्टम में डेटा जनरेशन के थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ग्लेशियर एरियाज के अंदर स्पेशली रिसर्च करा जा रहा है। जैसे कि हमने एक बार ग्लेशियर लेक फ्लड की बात करी थी, जीएलएफ की बात करी थी हमने, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कांस्टेंट मॉनिटरिंग वाला रिसर्च चाहिए। क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट सिनारियोज को प्रिडिक्ट करके इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर स्टडी करी जा रही है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करा जा रहा है। अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट हिमालयाज में स्टार्ट करने से पहले उसमें एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, प्रमोटिंग रीजनल कॉर्पोरेशन बिटवीन द डोमेस्टिक स्टेट्स, जैसे कि हिमालयन स्टेट्स हैं और जो आसपास की हिमालयन कंट्रीज हैं उन सब के अंदर एक कॉपरेशन करना, अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल करना, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर चैनलाइज करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, काफ़ी कंटिन्यूसली 3-4 दिन की छुट्टियां थी, तो सब लोग पहाड़ों में घूमने चले गए और वो जो रोड पे ट्रैफिक जाम हुआ था, आधे से ज़्यादा लोगों की छुट्टियां तो ट्रैफिक की रोड पे ही कट गई, कोई पहुंच ही नहीं पाया और कॉस्टिंग हर जगह पे इतनी ज़्यादा हाई थी। तो टूरिज्म को भी सस्टेनेबल करना, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही टूरिस्ट आए उस एरिया के अंदर, एंड बिल्डिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स ऑल्सो, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिए जा सकते हैं। नाउ आई होप कि यू आर वेरी क्लियर कि हिमालयाज में लैंडस्लाइड, स्पेशली लैंडस्लाइड एंड इनटू अ ब्रॉडर पॉइंट, कि हिमालयाज इतना ज़्यादा इकोलॉजिकल डिजास्टर को लेके क्यों प्रोन है, क्यों वहाँ पे हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब बातें हो सके। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है देन प्लीज़ डू रजिस्टर फॉर अवर ज्योग्राफी ऑप्शनल करंट अफेयर स्पेशल वर्कशॉप ऑन 3rd of February on at 5 o'clock. If you have any questions relating to geography optional की preparations को, बुक लिस्ट को लेके, we will take those questions also, but specific focus हमारा रहेगा करंट अफेयर पे कि कैसे ये जो सबसे बड़ा डिलेमा है कि समझ नहीं आता यार, मतलब एग्जाम्पल्स कहाँ से लाएं, हमारी जो केस स्टडीज़ हैं वो कहाँ से लाएं, तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वेल दिस इज इट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। बाय, जय हिंद।